अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का विजन एकेडमी में खैर मकदम करते हैं। ये क्लास 11 तक उर्दू है, चैप्टर 1, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है दास्तान। क्या नाम है? दास्तान। अब देखो, इस चैप्टर का जो नाम है दास्तान, और इसके लिखने वाले यानी मुसन्निफ का नाम है मीर अमन। मुसन्निफ का क्या नाम है? मीर अमन। और मीर अमन की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1750 में। कब हुआ था? 1750। और इंतकाल हुआ था 1837 में। अब देखो, मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये दिल्ली के रहने वाले थे। और जब दिल्ली के हालात खराब हुए तो ये तलाश माश करने के लिए ये पहुंच गए थे कोलकाता। कहाँ पहुंच गए थे? कोलकाता। और कोलकाता में ये कहाँ? फोर्ट विलियम। कहाँ? फोर्ट, समझे? कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज, समझे? ये फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हो गए थे। क्या हो गए थे? मुलाजिम हो गए थे, समझे? यानी ये पहले देखो पैदा कहाँ हुए हैं? दिल्ली में। और ये तलाश माश, जब दिल्ली का हालात खराब हो गए थे, ये तलाश माश करने के लिए, रोजी रोटी को कई शहरों को रुक गया, तो फिर ये लोग कोलकाता पहुंच गए। और कोलकाता में ये क्या करने लगे? फोर्ट विलियम कॉलेज में ये मुलाजिम हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे सबक का देखो, ये उन्वान है दास्तान, और इस सबक का नाम है सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह, ठीक है। तो पहले यहाँ पे दास्तान है, एक एक लाइन को समझते हैं हम लोग, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्या कहते हैं। दास्तान आमतौर पर एक तवील, अब क्या करें, दास्तान आमतौर पर एक ऐसे तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं जिनमें वाकयात को पुरकोशिश अंदाज में इस तरह पेश किया गया हो कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे। अब ये दास्तान होती है ना, ये एक लंबी होती है। क्या होती है? लंबी कहानी होती है। मैं इसका आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आपने मूवीज देखे होंगे, देखे है ना। और एक होता है सीरियल, समझे? या फिर जो मूवी होता है वो कितने घंटे का होता है? आप मान के चलो, जब मूवी देखते हैं आप, तो वो लगभग 2 से 3 घंटे मान के चलो, इतने होता है। और जो सीरियल होता है तो वो कितने होते हैं? वो तो एपिसोड में होता है, पार्ट वाइज डिवाइडेड होता है, समझे? यानी मान के चलो कि एक एपिसोड आया है उसका, और एक से ना जाने वो कहाँ तक होगा, 1000 तक भी हो सकता है, समझे? वो एपिसोड 1000 भी तक हो सकता है। तो इसी तरह से दास्तान क्या होता है कि ये एक मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें लंबी कहानी होती है। क्या होती है? एक कहानी के अंदर कहानी होती है, समझे? अब जो मूवी होता है वो एक ही निश्चित में हम कंप्लीट देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसको देखते हैं। अब देखो क्या कहते हैं कि जिसमें वाकयात को पुरकोशिश अंदाज में इस तरह से पेश किया गया हो कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी, जब ये दास्तान वो पढ़े, वो क्या बोल रहे हैं कि वो कभी छोड़ कर ना जाए, ऐसा दास्तान लिखा जाता है। दिलचस्पी और तजस्सुस। तजस्सुस कहते हैं जब क्यूरियोसिटी होते हैं आपके अंदर ना, बोलता है ना कि जैसे मूवीज में सीरियल में खत्म होता है, ये पार्ट खत्म हो जाता है, तब उसके बाद हम सोचते हैं अब अगला पार्ट में क्या होगा, अगला पार्ट में क्या होगा। वो हमारे दिल में क्यूरियोसिटी जगा रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, दिलचस्पी और देखो तजस्सुस बरकरार रहे, और ये सोचता रहे, क्या कहते हैं, और ये सोचता रहे कि अब आगे क्या होने वाला है उस कहानी में, यानी आगे क्या होने वाला है। दास्तान में आम वाकयात के अलावा, क्या बोल रहे हैं, आम वाकयात के अलावा माफिकुल फितरत वाकयात भी पेश किए जाते हैं। यानी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, समझे? कॉम्प्लिकेटेड, एक उलझी हुई कहानी पेश किए जाते हैं। और इसमें दास्तान में शहजादे शहजादी, क्या कहते हैं, जीन परी की मुलाकात है, ये सारी चीजें, इसको मोहब्बत की बात है इसके अंदर होती है। अब देखो क्या कहते हैं, इसमें जिन परी और देवी, समझे, वगैरह के हैरत अंगेज कारनामे और कारनामे और ऐसे हादसा जो इंसानी फितरत से बाहर होते हैं उसको भी दिखाया जाता है, समझे? जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जो सीरियल वगैरह होते हैं, या फिर आप इसका एग्जांपल लेंगे, सबसे अच्छा बालवीर, आप लोगों ने एक सीरियल आता था 2000 क्या कहते हैं 18-17 में, तो उस वक्त देखा होगा आप लोगों ने, समझे? तो उसमें क्या था, इस तरह की कहानी पेश किया जाते हैं। तो इसी तरह से और जो होता है वो क्या था, एपिसोड में डिवाइडेड था, यानी हर एक पार्ट अलग अलग दिन में आते रहता था, तो वो कभी खत्म नहीं होता, यानी कई साल तक लगातार चलते रहा और वो आते रहा। इसी तरह से दास्तान होता है, यानी एक किस्सा भी इधर शुरू हुआ है और दूसरा किस्सा उसमें क्या कहते हैं, खत्म भी नहीं होता, पहले शुरू हो जाता है, यानी दूसरा किस्सा खत्म नहीं होता, तीसरा किस्सा उधर शुरू हो जाता है। इस तरह से इसके अंदर चलते रहते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखो, वईद हो, यानी वईद हो बयान किए जाते हैं। अब देखो हुस्न इश्क की रंगीन बातें, शहजाद और परियों की मुलाकातें। अब देखो इश्क व मोहब्बत की छोटी बड़ी वारदातें, पेचीदगियां, उलझने, हैरत व इस्तेजाब के तवील सिलसिले, ज़बान और बयान की दिलकशी और लताफत दास्तान के वो लाजमी अज्जा है। अब ये सारी चीजें क्या है, दास्तान के एक पार्ट है, हिस्सा है,
سمجھے. جس طرح سے ہم موویز دیکھتے ہیں, سیریل دیکھتے ہیں, اس کے اندر کیریکٹرز ہوتے ہیں, ہیرو ہوتا ہے, ہیروئن ہوتا ہے, سب میں لو افیئر چلتے ہیں, مار دھاڑ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے اس کے اندر بھی کیا بول رہے ہیں کہ عشق و محبت کی رنگین باتیں ہوتی ہے داستان کے اندر, سمجھے. اب شہزادہ اور پریوں کی ملاقاتیں ہیں. اب اس کا سب سے بہترین ایگزامپل ہے, آپ نے الف لیلا دیکھا ہوگا, دیکھیں نا الف لیلا, وہ کیا ہے, ایک داستان ہے الف لیلا, سمجھے. تو عشق و محبت, عشق کی, ہاں, عشق کی باتوں میں چھوٹی بڑی وارداتیں پیچیدگی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہے. اور دلکشی اور لطافت داستان کے ملازم اجزاء ہے, سمجھے. یہ ساری چیزیں کیا ہے, داستان کا ایک حصہ ہے. اب کیا ہے, جو قاری کے لیے دلچسپی اور دل بستگی اور مسرت کا سامان فراہم کرتے ہیں. آج کل ہم لوگ ریل دیکھتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں نا, من نہیں لگتا تو کیا دیکھتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, پھر اٹھ جاتے چھوڑتے ہیں نا. تو اسی طرح سے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس موبائل وغیرہ تو تھا نہیں. جب وہ بور ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے وہ داستان سنتے تھے. کیا سنتے تھے, داستان پڑھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے لوگوں سے وہ داستان, سمجھے. اور مسرت کا سامان فراہم کرتے ہیں. یہ جیسے کہ آج ہم لوگ موبائل دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, سیریل دیکھتے ہیں, اپنے دل کو بہلانے کے لیے, وہ کہتے ہیں غالب دل کو بہلانے کا موبائل اچھا ہے, تو سامان فراہم کرتے ہیں. عام طور سے داستانوں کے اندر کیا بول رہے ہیں, دیکھو کہ عام طور سے داستانوں کے اندر قصوں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں, یا ایک قصے کے اندر دوسرے قصے کیا بیان کیے جاتے ہیں, سمجھے. جیسے کہ سیریل دیکھتے ہیں ابھی ہم لوگ, مان کے چلو یہ ایک سیریل ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بہت سارے ایپیسوڈ ہیں, سمجھے, 10 20 40 50 100 200 جو بھی ہے. اب یہ جب ابھی ایک ڈرامہ ادھر ختم بھی نہیں ہوا رہتا ہے کہ دوسرا ادھر شروع ہو جاتا ہے. مان کے چلو یہ ڈرامہ چالو رہتا ہے ابھی, اور یہ ختم بھی نہیں ہوا ادھر, اب یہاں پہ چوتھا شروع ہو گیا, اور یہاں پہ پھر آگے چلو کہ آپ کا 5واں ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے لگاتار قصے کے اندر قصے چلتے رہتے ہیں, اور وہ بہت دنوں تک چلتے رہتا ہے, سمجھے. اب دیکھو کیا کہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے, کس اعتبار سے, یعنی تاریخی اعتبار سے داستان عہد و سطح کی یادگار ہے. یہ داستان کیا بہت پرانی ہے, سمجھے. یہ جو داستان ہے اب ہمارے ملک سے نہیں آیا, یہ کہاں سے آیا ہے, عرب و ایران سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے, عرب و ایران سے, سمجھے. اور میں بتا دوں کہ یہ جو قصہ کہانی کا جو آغاز ہوا تھا نا, جو سب سے پہلے آج جو اسلام نے اس کا آغاز کیا تھا, کس نے کیا تھا, اسلام نے, سمجھے. اور یہ دیکھو یہ جو آغاز ہوا تھا قصہ کہانیوں کا آغاز ہوا تھا, یہ ہوا تھا بغداد شہر سے. کہاں سے ہوا تھا, بغداد شہر سے. آپ لوگوں نے جو آج ہم الادین وغیرہ کہانی دیکھتے ہیں نا, یہ صرف بغداد شہر نے لکھا ہے. اور الادین جو کہانی ہے یہ دنیا کے ہر کونے کونے میں, ہر بھاشا میں اس کو پڑھے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں. اس کو آج جا کے ڈرامہ کے طور پہ لایا گیا ہے بہت ساری لینگویجز میں, دنیا بھر کی. تو الادین جیسے کہانی آج دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. وہ کون لکھا ہے, وہ بغداد شہر سے آیا ہے. اور اسلام نے ہی سب سے پہلے قصہ کہانیوں کا آغاز کیا تھا. آج جو ہم لوگ ہالی ووڈ وغیرہ دیکھتے ہیں نا, یہ کتاب ہے 1001 نائٹ, اگر آپ اس سے پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی اس کا پتہ ہوگا. معافیت کا ایسا گوشہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کو تسکین اور مسرت کا سامان میسر ہو, اور جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہو, اور اسے دنیا کے تفکرات سے نجات دلا سکے. اور یہ ضرورت داستان پوری کرتی تھی. کیا کرتی تھی, داستان پورا کرتی تھی. اب جیسے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں نا, کہ جیسے ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں, من لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, ویب سیریز دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے اس وقت کیا کرتا تھا کہ یہ ساری چیزیں یہ ضرورت ہے اور داستان پورا کرتی تھی, سمجھے. اب دیکھو کیا کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں داستان, یعنی قدیم زمانے میں داستان وہ شاہی یعنی بادشاہوں کے دربار میں سناتے تھے. کہاں سناتے تھے, یہ بادشاہوں کے دربار میں, درباروں سے وابستہ ہوا کرتے تھے. وہ داستانیں کہاں سناتے تھے, وہ داستانیں دیکھو کیا کہتے ہیں, وہ داستانیں سنا کر بادشاہوں کا دل بہلاتے تھے. کس کا دل بہلاتے تھے, بادشاہوں کا دل بہلایا کرتے تھے. اب داستانیں سننے اور سنانے کا رواج عوام میں عام تھا, یعنی جنتا میں یہ بہت زیادہ فیمس تھا, عام تھا, سمجھے. اب کیا کہتے ہیں کہ اردو زبان کی بہت سی داستانیں, جو اردو زبان کی داستانیں آئی ہیں وہ کہاں سے ہے, سنسکرت زبان سے. کہاں سے, سنسکرت سے ماخوذ ہے. یہ داستانیں عرب و ایران سے پہنچی. کہاں سے پہنچی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو قصہ کہانی کا آغاز ہوا, اور جو ہالی ووڈ دیکھتے ہیں نا, یہ کہاں سے آیا تھا, داستان. وہ کیا کہتے ہیں, وہ بغداد شہر سے آیا ہے. کہاں سے آیا, بغداد شہر سے آیا ہے, سمجھے. بغداد جو ہے کہانیوں کا ہب ہوا کرتا تھا, سمجھے. اب دیکھو عربی فارسی میں ان کے ترجمے ہوئے, پھر یہ ہندوستان آئے. کہاں آئے, یہ دیکھو عرب کیا بول رہے ہیں, داستانیں سنسکرت زبان سے ماخوذ ہیں. اب یہ داستانیں عرب و ایران سے پہنچی, ہمارے ملک میں آئے, سمجھے. اب دیکھو عربی فارسی میں ان کے ترجمے, سمجھے. سنسکرت تھا, تب اسی کے اس میں ترجمہ ہوا ہے, عربی میں ہوا اور فارسی میں ہوا.
उनके तर्जुमे हुए, फिर हिंदुस्तान वापस आकर, यानी जब हमारा मुल्क ये आया, हिंदुस्तान आया, तो आकर उर्दू अदब के काबिल, क्या बोलते हैं, उर्दू अदब के काबिल में नमूदार हुए। अब देखो क्या लिखा है कि बेताल, हाँ हाँ, बेताल पचीसी कह, हाँ, बेताल पचीसी कहलगा और दुमन, सिंहासन बेटी, तोता की कहानी, गुल बेकौली वगैरह, और ऐसी दास्तान है। देखो क्या बोल रहा है, और वगैरह, हाँ, उसी कबील के दास्तान है, यानी यही सारी चीजें। देखो हम लोग आज पढ़ते हैं सिंहासन बेटी, समझे, अब देखो सिंहासन बेटी और तोता की कहानी वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सारी दास्तानें वहीं से आती हैं, ठीक है। अब कुछ दास्तानें ऐसे भी है जो अरब व ईरान में पैदा हुए हैं। अब क्या कहते हैं, कुछ ऐसे दास्तान जो अरब में पैदा हुए, ईरान में पैदा हुआ है, समझे, तो वो हिंदुस्तान में आकर क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में आए और यहाँ उनके तर्जुमे हुए, समझे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई इंग्लिश बुक होता है उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, समझे, या फिर ट्रांसलेट बनाते हैं। तो मसलन सबरस क्या है, उसमें से सबरस, अलिफ लैला, तो अलिफ लैला जो दास्तान है ये किस जुबान में था, ये अरबी फारसी में था, ये हिंदुस्तान में आए और उनके उर्दू में तर्जुमे हुए, समझे, वगैरह। उनके अलावा कुछ क्या बोलते हैं, उनके अलावा कुछ दास्तानें ऐसे भी हैं जो शायद ईरान से आई हो, क्या कहते हैं, कुछ ऐसे दास्तान जो अरब ईरान से आए हो लेकिन हिंदुस्तान में ज़बानी तौर पर सुनाने, क्या कहते हैं, सुनाने के लिए दौरान बहुत बदल गए। जैसे कि हम आपको कोई बात बताते हैं या फिर आप सामने वाले को जाकर बताते हैं तो उसमें बातों में उलटफेर हो जाते हैं, समझे। उसी तरह से जब ये हिंदुस्तानी मकामी ज़मानों में आया तो उनके दौरान वो बहुत ज़्यादा बदल गए और उन्होंने मकामी रंग इख्तियार कर, यानी जो लोकल, जो दिल्ली वगैरह का, लखनऊ वगैरह का, दिल्ली वगैरह का भाषा था, तो वहाँ की ज़बान को उन्होंने इख्तियार कर लिया, ठीक है। अब उनमें दास्तान अमीर हमजा है, उनमें से क्या है, दास्तान अमीर हमजा है, और क्या कहते हैं, खास कर उसकी एक तवील दास्तान तिलस्मे होशरुबा, क्या है, तिलस्मे होशरुबा, बहुत मशहूर मकबूल है, मीर अमन की बाग व बहार। और याद रखना, ये पूछेगा आपसे मीर अमन की कौन सी किताब है, बाग व बहार के मुसन्निफ कौन है, बाग व बहार के मुसन्निफ कौन है, मीर अमन मुसन्निफ है। बाग व बहार भी उससे माफूज थी, लेकिन दरअसल उर्दू की दास्तान, क्या कहते हैं, उर्दू के दास्तान बनकर बेहद मकबूल हुई। और ये बागो बहार जैसी किताब आजकल फोर्ट विलियम कॉलेज में मौजूद है। उसके अलावा फिर ये दुनिया में कई और किताबें नहीं मिली इस तरह के, सुनिए। कुछ दास्तान जैसे फसाना अजाइब हो गया, शिरोश सुखन हो गया, और रानी, क्या कहते हैं, देखो रानी कैदकी की कहानी वगैरह असलहन और उर्दू में ही लिखी गई है, समझे। ये सारी चीजें देखो अब हिंदुस्तान में उर्दू में लिखी गई, लेकिन ये किताबें अगरचे दास्तान की तारीफ पर, तो क्या कहते हैं, दास्तान की तारीफ पर कमा हक़ पूरी नहीं उतरे, मगर दास्तानी अनासिर का गलबा होने की वजह से उनको दास्तान ही कहा जाता है। मान के चलो कि अब जो फर्स्ट कॉपी होता है, समझे, कोई चीज कोई क्रिएट करता है उसका लोग कॉपी बना लेते हैं, वो ओरिजिनल तो होता नहीं है लेकिन उसका वो कॉपी होता है, ओरिजिनल तो कोई और चीज है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बोल रहे हैं, समझे। तो वो जो ओरिजिनल में था वो उसमें नहीं हो पाया है, समझे। जो अरबो ईरान से दास्तान लिख के आया वहां से फारसी जुबान में, फिर क्या कहते हैं संस्कृत से था, तो उस तरह से हमारे हिंदुस्तान वालों ने नहीं लिखा, उससे लिखे ऐसा नहीं लिखे हैं, समझे। तो वही दास्तान मुनासिब का गलबा होने की वजह से उनको दास्तान ही कहा जाता है। अब देखो पंडित रतन नाथ शरशार की, समझे, ये है, और फसाने आज़ाद नए, और ये बहुत सारे हैं, समझे। और पुराने के इम्तिजाज की एक दिलचस्प मिसाल है, क्योंकि ये दास्तान के तर्ज पर लिखी गई लेकिन उसे नावेल ही कहा जाता है। ये है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पे है आप मुसन्निफ के बारे में, किसके बारे में, मुसन्निफ के बारे में, मीर अमन के बारे में है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मीर अमन की जो पैदाइश है वो कब हुआ था, 1750 में, और इंतकाल 1837 में। अब मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। जब दिल्ली के हालात खराब हो गए तो बहुत से अदीबों, क्या बोल रहे हैं, बहुत से अदीबों और शायरों ने दिल्ली छोड़ दिया, समझे। यानी जब 1857 की यह बात है लगभग, समझे, कब, अच्छा उससे पहले की बात है, 1857 में तो जंग हुआ था। जब दिल्ली छोड़ दी और तलाश मास के लिए कई शहरों का रुख किया, मीर अमन ने भी दिल्ली छोड़ दी और कोलकाता यानी कलकत्ता पहुंचे और फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हो गए। कहाँ हो गए, फोर्ट विलियम कॉलेज में ये मुलाजिम हो गए।
याद रखना कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, ये जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला जैक बोर्ड का, समझे। हर साल ये सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से क्या सवाल पूछते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, कब कायम हुआ, कब बंद हुआ, किसने कायम किया, ये सारी चीजें हम लोग एक एक सवाल और जवाब एक एक करके डिटेल में बताएंगे। ऐसे समय आपको सवाल देने वाले जो एग्जाम में एग्जैक्ट हूबहू आने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं। यहाँ उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के उर्दू के उस्ताद डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश, समझे, किसके, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर अंग्रेजी तलबा को उर्दू सिखाने के लिए किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया। अब जो है अंग्रेजी तलबा से मतलब ये हुआ कि अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले में, यानी कि जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ तभी, समझे, जो क्या कहते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज पे जब भी क्या कहते हैं हिंदुस्तान अभी अपने आजादी की गुलामी कर रहा था, तो उस वक्त क्या था कि अंग्रेज हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा था। तो हिंदुस्तान पे हुकूमत इसलिए कर रहा था ताकि वो और अच्छे से हुकूमत कर सके, इसलिए वो उर्दू जबान को सीखना चाहते थे, समझे। तो यहाँ पे ये बात है, इसके बारे में एक अलग डिटेल वीडियो बनाएंगे, समझे। अब देखो ये तर्जुमा 1802 में मुकम्मल हुआ। कब हुआ? और याद रखना कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो कायम हुआ था वो हुआ था 1800 में, समझे, 1800 में, और यानी 1800 इसको 54 में बंद कर दिया गया था, समझे, मुकम्मल हुआ। लेकिन 1804 में शाही हुआ। फिर 1804 में ये क्या कहते हैं, कब हुआ? 1804 में शाही हुआ। उसी साल मीर अमन ने गंज खूबी नामी दास्तान भी लिखी। मीर अमन ने लिखा है कि बागो बहार की जबान वही जबान है जो दिल्ली के बच्चे बूढ़े। अब देखो मीर बागो बहार में जो किताबें हैं ना, इसमें वो ऐसी जबान पाई जाती है जो दिल्ली के जबान है, जो लोकल जबान है, जो दिल्ली वाले ना वो जो बोला करते ना, जो बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत और हिंदू मुसलमान बोलते थे, वो सारी जबान उन्होंने उसमें लिखे थे। मीर अहमद से पहले मीर अता हुसैन खां क्या तहसीन भी देखो नौतर से मिस्रा के नाम से उस किस्से का तर्जुमा कर चुके थे, लेकिन जो मीर अहमद ने क्या ना वो उसमें नहीं पाया जाता था, समझे। तो मीर अहमद की एक अलग ही ये रुतबा आप बोल सकते हो, समझे। तो उनकी जबान एकदम सादा सलीम ऐसा बोल सकते हो, ये वाला था। अब क्या कहते हैं कि बागो बहार में 5 किस्से, कितने हैं? 5 किस्से हैं। 4 दरवेशों के किस्से और 5वां ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा है। अब बादशाह आजाद का देखो ये आया ना, बादशाह आजाद, तो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है? शरबुजिस्त आजाद वक्त बादशाह। अब तो बादशाह आजाद वक्त का किस्सा दरअसल सरपरस्त का किस्सा है। बागो बहार में हर किस्म की देखो मौके फितरी अनासिर मौजूद है। देवी परी बलाएं जादूगर और अजीबुल खलकत जानवर, बहुत सारे ये सारी चीजें इसमें पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग एक किस्सा कहानी वगैरह में देखते मोबाइल में, हाँ, उसमें उस जमाने की क्या कहते हैं, उसमें उस जमाने की तहजीब और माशरत की अक्कासी भी की गई, समझे। उस दौर का क्या क्या है, उनके तहजीब उनके माशरे की जो अक्कासी भी की गई है। मीर अमन की जबान सादा सलील। अब यहाँ पे देखो मीर अमन की जबान क्या है, वो एकदम बिल्कुल सादा सलील और बामुहावरा है, समझे। फारसी और अरबी के अल्फाज के साथ साथ हिंदी अल्फाज भी नगीने की तरह जुड़े हुए हैं। देखो काफिया बंदी और कहावतों के इस्तेमाल ने जबान को मजीद पुरलत्फ या पुरलुत्फ बना दिया है, समझे। अब बागो बहार में इखलाकी रंग भी है और क्या बोलते हैं हुस्न इश्क की रंगीनियां भी है, और इसमें अच्छी दास्तान की सारी खूबियां पाई जाती है जो एक अच्छी दास्तान में होनी चाहिए, लेकिन ये गालिबन किसी के मजमा में दास्तान के तौर पर सुनाई नहीं गई। यानी ये जो दास्तान है बागो बहार, ये पूरी मतलब बहुत ऐसे कम है जो इसको पूरा मुकम्मल पढ़ाती है। ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, समझे। तो यहाँ से आप क्या कहते हैं, आपका सबक शुरू होता है, ठीक है। और सबक का नाम है सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह। क्या नाम है? सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह। फिर से बोलते देखो सबक का नाम है सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। अब क्या कहते हैं, अय शाहो बादशाह का अब माजरा सुनो, जो कुछ के मैंने देखा है और है सुना सुन, कहता हूँ मैं फकीरों की खिदमत में सर बसर, अहवाल मेरा खूब तरह दिल लगा सुन। अब क्या कहते हैं, शाह मतलब अय बादशाह, क्या होगा? अय शाह मतलब अय बादशाह का अब माजरा मतलब किस्सा, क्या होगा? किस्सा कहानी।
माजरा मतलब किस्सा कहानी, जो कुछ क्या कहते हैं, जो फकीर कहते हैं कि जो कुछ कि मैंने देखा है, समझे, और है सुना तो वो सुनो, यानी जो कुछ मैंने देखा है सुना है वो सुनो। कहता हूँ, क्या कहते हैं, कहता हूँ मैं फकीरों की खिदमत में सर बसर यानी मतलब शुरू से आखिर तक, इस शुरू से आखिर तक अहवाल अहवाल तक कौल बातचीत, समझे, अहवाल मेरा खूब तेरा दिल लगा कर, यानी जो मेरी बात है, जो मेरा किस्सा है वो आप खूब दिल लगा कर उसे सुनो। अब देखो यहाँ पे कहानी शुरू होती है। सर मेरा किबला कहा, मेरा किबला का ने जब वफात पाई और मैं उस तख्त पर बैठा, क्या कहता है कि जब मेरे किबला का, ये रास्ता यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, जब मेरे किबला का ने जब वफात पाई और मैं उस तख्त पर बैठा तो आयन आलम शबाब का था, क्या कहते हैं, आयन आलम शबाब का था और सारा ये मुल्क रौब मेरे हुक्म में था, समझे, उसके हुक्म में था। अब इत्तेफाक कहते अचानक से एक कोई, क्या कहते हैं, अचानक एक कोई साल, कोई अचानक एक साल कोई सौदागर बदअक्शा यानी ये जो बदअक्शा शहर है अफगानिस्तान में मौजूद है, जो लाल के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, वहाँ हीरे जवाहरात के लिए बदअक्शा शहर मौजूद है। तो बदअक्शा के मुल्क से आया और असबाब तिजारत बिजनेस का सामान, व्यापारी का सामान, तो असबाब तिजारत का बहुत सारा लाया। खबरदारों ने मेरे हुजूर में खबर की कि ऐसा बड़ा ताजिर आज तक शहर में नहीं आया। मैंने उसको तलब फरमाया, मैंने उसका वेलकम किया, उसका खुश आमदीद किया। अब कहते हैं वो तोहफे हर एक मुल्क के लायक मेरी नजर के ले आकर आया, समझे, वो जो तोहफा था वो इतने एकदम लाजवाब थे, इतने लाजवाब था आप कह नहीं सकते, समझे। हमें लगे कि फिर वाकई वो हकीकत में हर एक जीन्स क्या बोलते बेबहार नजर आई थी। वो जो मोती लेकर आया, वो जो लाल लेकर आया, हर एक मोती इतनी खूबसूरत थी कि बादशाह अपने जवाहर खाने से हर दिन उसको मंगवा कर देखा करते थे। क्या कहते हैं, चुनाच एक डबिया में एक लाल था निहायत खुश रंग और आबदार कदर कामत, आबदार बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, कदर कामत, दुरुस्त और वजन में, क्या कहते हैं, वजन में 5 मिस्काल, ये मिस्काल यानी उस वक्त जो नापा जाता 7 मिस्काल, इस तरह से समझे, तो 5 मिस्काल का था। मैंने बावजूद सल्तनत के ऐसा जवाहर कबू ना देखा, क्या कहता है, मैं इतने बड़े बादशाह हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ऐसा जवाहर, ऐसा हीरा, ऐसा लगल, ऐसी मोती मैंने आज तक नहीं देखी, समझे। जवाहर कबो ना देखा, कबो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कभी होगा, ये जो कबो है ना ये क्या है, कभी होगा यहाँ पे, समझे, इस तरह से ये लिखा जाता है, अलग ही लिखते हैं। तो कबो ना देखा था और ना किसी से सुना था, पसंद किया। सौदागर अगर को देखो, सौदागर को बहुत सा इनाम और इकराम दिया और सनददारी, क्या कहते हैं, सनद सर्टिफिकेट, समझे, तो सनददारी दी और लिख दी और के उस देखो क्या कहते हैं, ठीक है, उसके हमारे तमाम कमरों में कोई मुज़ाहब रसूल का ना हो और जहाँ जावे इसको आराम से रखे। यानी उन्होंने बादशाह ने एक सनद दिया उस व्यापारी को, एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप हमारे मुल्क में जहाँ जाओगे आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको आराम से रखेगा, आपको आराम से खाना खिलाएगा, आप हमारे मुल्क में कहीं भी घूम सकते हो, समझे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे कल, चलिए तब तक खुदा हाफिज।